बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर कैंडिडेट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 10 पॉइंट्स कवर किए थे जो कि कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर था। इसको कॉमनली हम सी टी आई एन भी बोलते हैं। ठीक है। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे कंपनी। कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी में आपकी वो तमाम आ जाएगी जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी हम बात करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में कंपनीज ऑर्डिनेंस है, आप लोग जानते हैं, दैट इज़ 2017। इससे पहले जो था वो आपका था 1984। कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, तमाम की तमाम वो डेफिनेशन आ जाएगी। इसमें आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों आ जाएंगी। बी है आ बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म्ड बाय आर अंडर एनी लॉ। ठीक है। कोई भी लॉ के तहत कोई भी कंपनी जो है वो आप एस्टेब्लिश करते हैं विद इन कंट्री, या फिर मुदारबा और एनी अदर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुदारबा एंड मुशारका आप लोग जानते हैं। मुदारबा में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, उसको हम रब्बुल माल बोलते हैं, और दूसरा आदमी जो कि अपनी सर्विसेज दे रहा होता है उसको हम मुदारिब बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। हो सकता है कोई फॉरेन कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, या अ ट्रस्ट, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। पाकिस्तान में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका आप लोग जानते हैं, एक्ट है 1925। आर अ फाइनेंस सोसाइटी आर एनी अदर सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आर अंडर एनी लॉ। फिर आपके पास फॉरेन एसोसिएशन आ जाती है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब पाकिस्तान में देखो तो ये पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को हम इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, जबकि पार्टनरशिप और आपके पास जो है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको हम अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। राइट। Whether incorporated or not, which the authority has by general or special order declared to be a company for the purpose of act। ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी हो, कोई भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, जिसको रूल्स एक्ट के स्कोप में जो भी आती है। फिर 12 पे आती है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, मींस एनी comprehensive information technology system including its development, upgradation, updation to be used by the authority or any other office as may be notified by the authority for carrying out the purpose of this act। ठीक है। आप एक्ट के साथ साथ आप अपने जो क्लाइंट्स हैं जिनसे टैक्स पेयर होते हैं, हम टर्म्स वही लीगल यूज़ करेंगे, उनका तमाम का तमाम डाटा जो है वो कंप्यूटराइज्ड होता है। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज मीन्स द डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, जो भी लगाए गए होंगे टैक्सेस वगैरह सरचार्जेस इस एक्ट के थ्रू मीन होगा। डिफ़ॉल्टर इंसॉल्वेंट, ठीक है, मीन्स अ पर्सन in case of company or firm, every director of the company or partner of the firm, and includes grantors, successors who fail to pay the arrears of the tax under the act and rules। हम डिफ़ॉल्टर से तो बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं आप। जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे फर्म हो, ठीक है, चाहे उस पार्टनरशिप का कोई गारंटर हो, सक्सेसर हो, हु फेल्स टू पे द एरियर्स ऑफ द टैक्स। ठीक है। डीसी डिप्टी कमिश्नर मीन्स a person appointed by the deputy commissioner of the authority। राइट। खुद भी हो सकता है या उसने अपनी पावर किसी को डेलीगेट की हो, वो भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या है? इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉनिक डाटा। अब डाटा आपका इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, प्रिंट भी हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर टेप्स, कंप्यूटर डिस्क, माइक्रोफिल्म्स और एनी अदर मीडियम और मोड फॉर द स्टोरेज और कन्वेंस ऑफ सच डाटा। कोई भी, ठीक है, जैसा कि यूएसबी भी इसमें आपकी आ सकती है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपका आ सकता है, कंप्यूटर डिस्क आ सकती है, पहले सीडी आते थे ना, राइटर्स वगैरह, फिल्म या कोई भी मीडियम। ठीक है। फिर ड्यू डेट अक्सर आप लोग सुनते हो अपने बिल्स वगैरह जमा कराने में, तो ये रिटर्न फाइल कराने की इन रिलेशन टू द फर्निशिंग ऑफ अ रिटर्न अंडर चैप्टर 6 ऑफ द 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग
बड़ी अहम है। ड्यू डेट इन रिलेशन टू द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर चैप्टर 6 मीन्स द 15th डे ऑफ द मंथ। ठीक है, 15 जनवरी, 15 फेब, following the end of the tax period, or such other date as the authority may, by notification in the official gazette, specify करे, and different date may be so specified for furnishing different part or annexes of the return। अब हर बिजनेस का अपना अपना है होगा टाइम पीरियड। जैसा कि आपको पढ़ाया था कि जो कंपनीज को डील कर रहे होते हैं, वैसे तो जो इंडिविजुअल्स टैक्स रिटर्न होते हैं वो 30 सितंबर है, सम टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है। ऐसे ही कंपनीज कुछ स्पेशल टैक्स ईयर भी होता है, आपको पढ़ाया था इनकम टैक्स में। नंबर 18 पे इकोनॉमिक एक्टिविटी शैल हैव द मीनिंग गिवन टू इट इन सेक्शन 6 में हमने कौन सी बात की थी, चलिए आगे जाके देख लेंगे। एग्जेम्प्ट सर्विस, एग्जेम्प्ट वो होते हैं जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। Exempt service means a service which is exempt from the tax under section 12, right? तो आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले फ्रीलांसर्स को इन्होंने जो है वो एग्जेम्प्ट किया था नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। ठीक है, वो इसमें आपकी एग्जांपल आ सकती है। फिर एफबीआर, वही जो इनका फादर है। एफबीआर मींस द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर द एफबीआर एक्ट, जो है इनका 2007 का है। ठीक है, ये पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फादर, मैं इसलिए कहा है कि 2010 तक इसी के पास ये तमाम जुरिस्डिक्शंस थी। फिर ये प्रोविंसेस को 18 अमेंडमेंट के बाद बताए गए हैं, डेलीगेट किए गए हैं। फाइनेंशियल मीन ये पीरियड जो है, या फाइनेंशियल ईयर मीन्स द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई से 30 जून ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्सनस, ये वही डेफिनेशन है, who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको परचेज करने का पर्पस रीसेल हो। ये गुड्स जो हैं, याद रखिएगा कि जो भी गुड्स होती हैं उनको परचेज करने का पर्पस यही होता है कि आपने रीसेल करनी है, आपने खुद कंज्यूम नहीं करनी होती। ठीक है, एंड और ये मूवेबल होती है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक, शेयर, सिक्योरिटीज, बट डज नॉट इंक्लूड अ सर्विस डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। तो इसमें कोई सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। गवर्नमेंट से मुराद होगा गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। इंटरबैंक रेट मींस जो काइबर होता है, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट विच इज़ प्रीवलेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट 26 का ये देखते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो इसमें इंक्लूड होते हैं अ कंपनी लाइसेंस्ड बाय द SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, टू कैरी आउट एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। तो नॉन बैंकिंग जो है उसमें कौन कौन से आएंगे आपकी, वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स हैं बिजनेस की, इसमें इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज हैं, लीजिंग जो कि आपको लीज पे गाड़ियाँ वगैरह देते हैं, कुछ और भी चीज़ें इक्विपमेंट्स वगैरह, हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेज है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, डिस्काउंटिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, asset management services, any other form of business with which the federal government may from time to time by notification in the Federal Gazette specify। ठीक है, जो भी ये स्पेसिफाई करती है। इसके अलावा ये तमाम के तमाम जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके नाम याद रख लीजिएगा लाजमी तौर पर। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस, लीजिंग, हाउसिंग फाइनेंस सर्विस, वेंचर कैपिटल, डिस्काउंटिंग सर्विसेज जो कि आपके बिल्स वगैरह को डिस्काउंट करते हैं, फैक्टर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। 27 पे आता है, ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी मीन्स ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन से, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। ओपन मार्केट प्राइस शैल हैव द मीनिंग एज गिवन टू इट इन सेक्शन 8। वो आप देखेंगे, पर्सन आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, आपकी AOP भी हो सकता है, आपका कंपनी भी हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपकी लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है, या फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकती है, a political subdivision of the foreign government या फिर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो जब भी हम ये वर्ड यूज़ करेंगे पर्सन का, तो आपने पर्सन से मतलब समझ लेना है कि ये तमाम के तमाम। ठीक है,
Explanation का the use of the word he in the act shall be taken to refer to any or all mentioned from A to F, ठीक है, as required in the context of the relevant provision। तो जब भी ये ही का वर्ड यूज़ करेगा तो आपने समझना है कि ये पर्सन की डेफिनेशन में जितने भी ए टू एफ तक आ रहे हैं ये तमाम के तमाम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ही आपने कोई मेल को नहीं समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस मीन्स दैट अ पर्सन। अब यहाँ पे देखो, आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे इसने बोला है पर्सन। पर्सन का हमने क्या डेफिनेशन लिखी है? ये तमाम के तमाम कंपनी भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट, कोई भी हो सकती है। मीन्स अ पर्सन वो जो है तमाम के तमाम एलिमेंट्स ओन, चाहे उनकी पोजेशन में हो, रेंट करें, शेयर और एनी अदर मैनर occupies a space in the Punjab from where he carries on an economic activity whether wholly or partially। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। कैरीज ऑन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फुली तौर पर, होली और पार्शली, कुछ यहाँ पे करें, कुछ बेशक बाहर की कंट्री कर लें या आउट ऑफ पंजाब कर लें। आइदर थ्रू एनी अदर पर्सन सच एज एन एजेंट, एसोसिएट, फ्रेंचाइज, ब्रांच, ऑफिस और अदरवाइज इन द पंजाब, or through virtual presence or a website or a web portal or through any other form of e-commerce by whatever name called or treated। ये तमाम के तमाम इसकी jurisdiction में आएंगे। 31 पे prescribed means prescribed by the rules। ये rules and regulations की बात कर रहा है। फिर registration number means the number allocated to the registered पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट। ठीक है, तो ये पर्सन का मतलब वही तमाम चीज़ें हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड या हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, बट द पर्सन liable to be registered or has not registered shall not be entitled to any benefit available to registered person under any of the provision of the act। ठीक है, तो जो बंदा रजिस्टर्ड है उसको ये तमाम बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हो सकता है जैसे वो फाइलर नॉन फाइलर का इशू है, यहाँ पे भी इनको बेनिफिट्स दिए जाएँ। रिटर्न मीन्स एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर चैप्टर 6। रिटर्न वही कि आपने जो फाइलिंग करवानी होती है यहाँ पे, वो और कोई आपको रिटर्न नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाला रिटर्न नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे आप उनको रिटर्न दे रहे हैं जो अपने टैक्सेशन वगैरह। फिर रेजिडेंट मीन्स एन इंडिविजुअल हु इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर, अ प्लेस ऑफ बिजनेस होल और पार्ट इन द पंजाब इन एनी मोड, स्टाइल या मैनर, किसी भी तरीके से हो एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, हिज परमानेंट एड्रेस एज लिस्टेड इन द इंडिविजुअल्स, आपके CNIC कार्ड के ऊपर लिखा हो पंजाब का। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हो टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ और टू प्रोवाइड सर्विस ऑन हिज बिहाफ इन द पंजाब। ठीक है, ये रेजिडेंट का मतलब है। या फिर अगर AOP है, कंपनी है, तो उसका मतलब है कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो पंजाब में हो, या इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस चाहे फुली तौर पर कर रहा है, होल और पार्ट या कुछ कुछ कर रहा है, इन द पंजाब इन एनी मोड, स्टाइल, मैनर, लेकिन वो सर्विसेज को डील कर रहा हो। या अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ और टू प्रोवाइड सर्विस ऑन इट्स बिहाफ इन पंजाब, या उसने कोई रिप्रेजेंटेटिव रखा हो पंजाब में जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो उसके बिहाफ पर। द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द AOP इज सिचुएटेड इन द पंजाब एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये तमाम के तमाम रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स रूल तो और ठीक है, उसमें भी आप देखते हो कि डेज की पाबंदी रखी गई थी। रूल्स मीन्स द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। स्केजुअल मीन्स स्केजुअल अपेंडेड टू द एक्ट। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ विच is not a supply of good or shall include but not limited to the services listed in the first schedule। कोई भी चीज़ आ सकती है लेकिन वो टेंजिबल गुड नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन बता रहा है, अ सर्विस शैल रिमेन एंड कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज अ सर्विस रिगार्डलेस ऑफ वेदर आर नॉट रेंडर्ड देयर ऑफ इन्वॉल्व एनी यूज, सप्लाई, ठीक है, डिस्पोजिशन या कंजम्पशन ऑफ एनी goods either as an essential or as incidental aspect of such rental। ठीक है, तो उसके साथ कोई भी, जैसा कि हमने एग्जांपल देखी थी कि कुछ हो सकता है कंजम्पशन ऑफ एनी गुड्स, जैसा कि आप कोई गुड्स सेल कर रहे हो लेकिन
आप गुड सेल करने पे कमीशन ले रहे हो, ठीक है? तो ये उसका क्या है, एक एस्पेक्ट है, आप सर्विस रेंडर कर रहे हैं, आप कमीशन ले रहे हैं, तो आप पे से जो टैक्स लिया जाएगा वो कमीशन के ऊपर लिया जाएगा। एक अच्छा खासा पंजाब गवर्नमेंट ने घेरा तंग किया है लोगों के ऊपर, ठीक है? इसका मेन पर्पज़ यही है कि इसकी रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो, एफिशिएंट होना चाहिए। 39 है शॉर्ट पेड means where a registered person pays an amount of tax less than the tax due owing to miscalculation or incorrect assessment of the tax amount ड्यू फॉर द टैक्स पीरियड। तो बड़े दफ़ा आप सुनते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बड़े माहिर होते हैं, जहाँ पे आपका 1 करोड़ का टैक्स आ रहा होता है वो जनाब आपको 10 लाख के ऊपर ले आते हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड है। अगर उन्होंने मिसकैलकुलेशन की है, अपनी असेसमेंट फुली तौर पर नहीं की। फिर सिमिलर सर्विसेज मीन्स एनी अदर सर्विस विच इज़ द सेम एज या क्लोजली रिजेंबल विद द अदर सर्विसेज इन द करेक्टर, क्वालिटी, क्वांटिटी, फंक्शन, मटेरियल और रेपुटेशन। फिर स्पेशल जज मीन्स द स्पेशल जज जो कि अपॉइंट करता है एक्ट सेक्शन 42 के तहत। सेक्शंस हल्के फुल्के मेन याद रख लीजिएगा। स्टैंडर्ड रेट मीन्स 16%, जो कि इस वक्त सर्विसेज के ऊपर टैक्स है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 16% है। जबकि जब मैंने लास्ट टाइम देखा था वो KPK और बलूचिस्तान में 15% है, सिंध में 13% है। सबसे लो, एक दफ़ा फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। टैक्स मीन्स एंड इंक्लूड द टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफ़ॉल्ट, सरचार्ज, लेवी, a fine, penalty, fee imposed or charged under this Act, any other sum payable or recoverable under the Act or rule. Right? अब हम देखते हैं नेक्स्ट 42A। टैक्स पेयर मीन्स एनी पर्सन, ठीक है? पर्सन की डेफिनेशन याद रखनी है, ये नहीं कि मिस्टर अली या मिस्टर XYZ को बनाए रखना है। ये कंपनी भी हो सकती है, AOP भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। Taxpayer means any person who, in the course of economic activity, provides taxable service for consideration. Taxable service for consideration, ठीक है? यहाँ पर टैक्स पेयर मीन्स हु इन कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको पता है ना कि जो भी आप एक्टिविटी करते हैं जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। प्रोवाइड्स टैक्सेबल सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। टैक्स फ्रॉड मीन्स नोइंगली, फ्रॉड होता है कि आप नोइंगली करें, एरर होती है जो कि अननोन आप करेंगे, ठीक है? टैक्स फ्रॉड मीन्स नोइंगली, डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडुलेंटली एंड विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज जो आप करते हैं। कौन कौन से फ्रॉड के जुमरे में आते हैं? डूइंग ऑफ एनी एक्ट और काजिंग टू डू एनी एक्ट, आप कोई ना कोई काम कर चुके हैं या कोई ना कोई करना चाहते हैं जिसके पीछे आपकी इंटेंशन जो है वो ऑनेस्ट नहीं होती। ओमिटिंग टू टेक एनी एक्शन or causing the omission of any action including provision of taxable services without being registered under the act। क्या? omitting to take any action, omitting आप जानबूझकर omit करते हैं। to take any action or causing the omission of any action including providing of taxable services without being registered under the act, right? फिर falsifying, जानबूझकर गलत, or causing falsification of tax invoice or other tax document or record, आप उसको गलत करते हैं, टैक्स डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को छेड़खानी करते हैं। या एक्टिंग इन कंट्रावेंशन ऑफ द ड्यूटीज और obligations imposed under the act or rules or instruction issued thereof, ठीक है? आप कोई भी इंस्ट्रक्शन ड्यूटीज से कंट्रावीन करते हैं, जानबूझकर नज़रअंदाजी करते हैं, with the intention of understanding or suppressing the tax liability or underpaying, कि आप कम पे करें या बिल्कुल ही ना पे करें। टैक्स पीरियड मीन अ पीरियड ऑफ 1 month और सच अदर पीरियड एज द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन आपको स्पेसिफाई करे। तो टैक्स पीरियड याद रखिएगा, ठीक है? टैक्स ईयर जो है वो एक अलग है, टैक्स पीरियड जो है ये 1 month का है। टैक्सेबल सर्विसेज शैल हैव द मीनिंग एज गिवन टू इट, ठीक है? वो आगे 3 में देखेंगे। वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज शैल हैव द मीनिंग एज गिवन टू इट इन सेक्शन 7, आगे हम देखेंगे। अब हम अगर देखें
फाइव तक कर लेते हैं, अभी लेक्चर थोड़ा ही हुआ है। टैक्सेबल सर्विसेज, ऐसी तमाम सर्विसेज जिनके ऊपर टैक्सेशन लगती है, सब्जेक्ट टू सच एक्सक्लूजन एज मेंशन इन द सेकंड स्केड्यूल। कोई एक्सक्लूड भी हो सकती हैं चीज़ें जो कि सेकंड स्केड्यूल में मेंशन किया है। अ टैक्सेबल सर्विस इज अ सर्विस लिस्टेड इन द सेकंड स्केड्यूल। ये याद रखिएगा कि टैक्सेबल की जो तमाम सर्विसेज हैं वो सेकंड स्केड्यूल में, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द पर्सन फ्रॉम हिज ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब in the course of an economic activity including the commencement or termination of the activity। ठीक है, यहाँ पे दोबारा बताता हूँ। फ्रॉम हिज ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, उसने कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए की हो, इंक्लूडिंग द कमेंसमेंट, चाहे उसने स्टार्ट की हो या उसको अभी अभी एंड किया हो। एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि इन दिस सब सेक्शन डील्स विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन रिगार्डलेस वेदर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू आर रेजिडेंट पर्सन, या कि आपने नॉन रेजिडेंट पर्सन को प्रोवाइड किए, लेकिन आप अगर उसके दायरे के अंदर आते हैं, पंजाब के अंदर आपने सर्विसेज फुली या पार्शली पे की हैं, तो आपके ऊपर ये इम्पोज होगा। सेकंड पे, इफ़ अ सर्विस लिस्टेड इन द सेकंड स्केड्यूल इज प्रोवाइडेड टू अ रेजिडेंट पर्सन बाय a non-resident person in the course of economic activity, including the commencement or termination of the activity, it shall be treated as taxable service। बड़ी अहम बात की है कि अगर ये सर्विस जो कोई प्रोवाइड कर रहा है सेकंड स्केड्यूल के मुताबिक, वो सर्विस किसी रेजिडेंट पर्सन को प्रोवाइड की गई है, लेकिन प्रोवाइड करने वाला कौन है बंदा, वो जो इनकम टैक्स लॉज के मुताबिक नॉन रेजिडेंट है, मतलब कि उसका स्टे ऑफ पाकिस्तान जो है उन तमाम दिनों से कम हो। इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी, इट शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल सर्विस। तो उसकी सर्विस जो है वो टैक्सेबल होगी, राइट। इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, दिस सब सेक्शन डील्स विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन to resident person whether or not the end consumers, if any of such services are identifiable for purpose of this act, the rule। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम जो है ये टैक्सेबल होंगी जो नॉन रेजिडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड पे आता था द पर्पज ऑफ सब सेक्शन टू, वेयर अ पर्सन हैज़ अ रजिस्टर्ड ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब एंड एन अदर आउटसाइड द पंजाब। ठीक है, एक तो इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है या प्लेस ऑफ बिजनेस पंजाब में है, एंड अनदर आउटसाइड द पंजाब, और हो सकता है वो केपी के सिंध में कर रहा हो। द रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब एंड दैट आउटसाइड द पंजाब शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल पर्सन्स। तो वो दोनों जो ये सर्विसेज आउट ऑफ द प्रोविंस प्रोवाइड कर रहा है या विद इन पंजाब कर रहा है, तो शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल पर्सन्स। तो दोनों की जो है वो सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, पंजाब वाले की अलग, उधर वाले की अलग। द अथॉरिटी में विद, क्योंकि उन प्रोविंसेस के अपने टैक्सेशन के रूल्स हैं, सही है। द अथॉरिटी में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट prescribe rules for determining the condition under which a particular service or class of service shall be considered to have been provided by a person from his registered office या कि place of business in the Punjab। Easy है, ठीक है। 15 नेक्स्ट 5 है द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विसेज शैल where the context so require include rendering, supply, initiation, origination, execution, reception। ये तमाम की तमाम सर्विसेज की कुछ टाइप्स हैं। छोटे पे the service mentioned in the first schedule are not exhaustive and all the services mentioned in the second schedule rules and circular shall be taxable services। तो तमाम की तमाम सर्विसेज जो हैं वो टैक्सेबल हैं, ठीक है। ये इसने सर्विसेज की टाइप बताई है कि रेंडरिंग जो आप अभी सरंजाम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, इनिशिएट अभी आपने आगाज़ किया है, ओरिजिनेट किया है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रिसेप्शन, तमाम की तमाम इसमें आपकी शामिल हो जाएंगी। देन नंबर 4 पे कहता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन एंड रिवर्स चार्ज इन सर्टन सिचुएशन। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन के जो सर्विसेज है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, एंड रिवर्स चार्ज इन सर्टन सिचुएशन। बाज़ दफ़ा
आप टैक्सेस वगैरह ले लेते हैं तो रिवर्स आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। देखते हैं, वेयर अ पर्सन इज प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज in a province other than the Punjab, but the recipient of such services is resident of the Punjab or is otherwise availing such service in the Punjab and has charged tax accordingly. The person providing such service shall pay the amount of tax so charged to the government. दोबारा बताता हूँ, where a person is providing taxable services in the province अदर देन पंजाब के, वो पंजाब के बाहर किसी और प्रोविंस में बैठ के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बट रिसिपिएंट ऑफ सच सर्विसेज के इन सर्विसेज को जो ले रहा है, ठीक है, वो इज़ रेजिडेंट ऑफ द पंजाब, वो पंजाब का रेजिडेंट है, उसका डोमिसाइल पंजाब का है, आर इज़ अदरवाइज अवेलिंग सच सर्विसेज इन द पंजाब, अगर उसका डोमिसाइल पंजाब का नहीं भी है फिर भी वो पंजाब में बैठ के सर्विसेज ले रहा है, एंड हैज़ चार्ज्ड टैक्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। The person providing such services shall pay the amount of tax so charged to the government। तो उस बंदे ने जो पंजाब से बाहर बैठा हुआ है, अगर उसने जो सर्विस का रिसिपिएंट है उससे पैसे ले लीजिए सर्विस के चार्जेस, तो उसका हक है कि वो गवर्नमेंट को जमा करवाए जो उसने टैक्स का बाद में लिए हैं। कैसे? कहता है नंबर 2 पे, वेयर द रिसिपिएंट ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस, ठीक है, इज़ अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, अगर तो वो रजिस्टर्ड है जो कि सर्विसेज ले रहा है, ही शैल डिडक्ट द होल अमाउंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस रिसीव्ड एंड पे द सेम विद द गवर्नमेंट, ठीक है। जो वो सर्विसेज रिसिपिएंट है, ठीक है, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है इस एक्ट के थ्रू, ही शैल डिडक्ट द होल अमाउंट ऑफ टैक्स, क्योंकि उसने तो टैक्स दे दिया है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब फाइनल रिटर्न जमा करवा रहा होगा तो वो डिडक्ट करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस रिसीव्ड एंड पे द सेम विद द गवर्नमेंट। बात समझ आ गई? थर्ड पे है, वेयर अ पर्सन इज प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस मोर देन वन प्रोविंस, एक से ज़्यादा प्रोविंसेस में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पर्सन इज प्रोवाइडिंग टैक्स एबल सर्विस इन मोर देन वन प्रोविंस और टेरेटरी इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग पंजाब, such person shall be liable to pay tax to the government to the extent the tax is charged from a person resident in the Punjab or from a person who is otherwise availing such services in the Punjab। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट को देंगे। फोर पे है, वेयर रेंडरिंग ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस, अगर कोई आप सर्विसेज दे रहे हैं, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पंजाब, वो पंजाब से शुरू हुई है, बट टर्मिनेट्स आउटसाइड पाकिस्तान, जैसा कि अक्सर एरोप्लेन्स वगैरह हैं पंजाब एयरपोर्ट वगैरह, ठीक है। वैसे तो ये सिविल एविएशन की अथॉरिटी में आता है, वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। But terminates outside Pakistan, such person shall be required to pay tax on such service to the government। गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब को वो पे करेगा। नेक्स्ट है 5, वेयर अ टैक्सेबल सर्विस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर कोई सर्विस स्टार्ट हुई है लेकिन वो पंजाब में आकर टर्मिनेट हुई है, द रिसिपिएंट ऑफ सच सर्विस शैल बी लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, फिर भी वो गवर्नमेंट को ही पे करेगा, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट को। द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ द सेक्शन 1 2 3 4 5 जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ठीक है, ठीक है, shall be liable to registration for purpose of this act and the rules, ठीक है। नेक्स्ट आता है 7, ऑल क्वेश्चंस आर डिस्प्यूट्स relating to the application of the principle of origin given in this section shall be resolved in the terms of the already recorded understanding between the federal government and provincial government on the implementation of reformed general sales tax, provided that pendency of any such question or dispute shall not absolve the concerned person from his obligation to deposit the tax, right? ये भी आपस में तय कर लेंगे। आठवें, the provision of this section shall apply
notwithstanding any other provision of this act and the rules, and the government may specify special procedure to regulate the provision of this section. तो ये इन फ्यूचर काम इसका चलता रहता है जो भी अमेंडमेंट करती है गवर्नमेंट। आज का लास्ट देखेंगे, अमेंडमेंट इन द सेकंड स्केड्यूल, द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक एन अमेंडमेंट इन द सेकंड स्केड्यूल बाय मॉडिफाइंग, एडिंग, डिलीटिंग एनी एंट्री और एंट्रीज विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन। जो सर्विसेज की क्लासिफिकेशन की है इसमें कुछ भी गजट के थ्रू नोटिफाई करके इसमें कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। इफ़ एनी डिस्क्रिप्शन of any service or class of service and the rate or rate of tax chargeable on any service or class of service not exceeding the maximum rate prescribed in the second schedule। तो ये मैक्सिमम रेट कितना है, 16% है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। A notification issued under subsection 1 shall be effective from the such date as may be specified in the notification। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी डेट मेंशन होगी वो उस दिन से लागू होगा। But such date shall not be prior to the date on which the notification is published in the official gazette। लेकिन वो डेट वही होनी चाहिए जब आप ऑफिशियल गजट में वो डेट मेंशन करें। Third, the government shall at the time of presenting the annual budget statement for the next financial year lay before the Provincial Assembly of the Punjab all the notification related to the amendment in the second schedule relating to the current financial year। तो जो नेक्स्ट करंट ईयर की उन्होंने रखना है ईयर, जो भी उन्होंने रेट रिवाइज किए हैं, मॉडिफाई किए हैं, वो तमाम के तमाम बजट के टाइम उस ठीक है उसको रखना है, ठीक है, ताकि लोगों को भी पता चल जाए और पंजाब असेंबली में भी उस चीज़ की रिकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है जनाब, आप इसको रीड आउट कर लें, थोड़ा-थोड़ा करते चलें। इंशाल्लाह आपको एक तो थकावट नहीं होगी और आप बोर भी नहीं फ़ील करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।